हेलो। अभी जो हम लोगों का इकोनोमेट्रिक्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग टेस्ट देखे थे, इकोनोमेट्रिक्स में जितने भी टेस्ट थे। इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एजम्पशंस का। तो जो एजम्पशंस है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के, उसको वायलेट करेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, है ना, और उसका रिमेडी क्या होगा। ठीक है। तो इसमें ये ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में भी बताया था, कि तुमको जो है रिपीटेटिव होते हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है इकोनोमेट्रिक्स का पास्ट 10 ईयर्स का जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, है ना। हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करें। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का है, वो ये कि देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी अमंग द रिग्रेसर इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन लोगों के बीच में, है ना, कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। मतलब अगर मान लो x1 x2 x3 ऐसे करके x4, मान लो ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर x1 और x2 के बीच में, x1 और x3 के बीच में, x2 और x3 के बीच में, x3 और x4 के बीच में, x1 और x4 के बीच में, इन लोगों में से आपस में किसी के बीच में भी कोई जो है कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका नाम है मल्टी कोरिलेशन। मल्टी, बहुत सारा कोरिलेशन। ठीक है। तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है तो आपस में कोरिलेटेड है, तब क्या होगा? तो उसमें दो केसेस आते हैं। अगर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी ना, तो कोई भी दो वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो परफेक्ट कोलिनियर है ना, तो उन लोगों के बीच में जो है परफेक्ट कोरिलेशन है ना, ऐसा अगर है, तो उस केस में जो होगा, तुम्हारा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बीटाज होगा, जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा बीटा, है ना, वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो परफेक्ट के केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो वो हमको मॉडल चेंज करना पड़ेगा, है ना। उसमें हम लोग का कॉन्सिक्वेंसेस है कि भाई वो मॉडल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका मॉडल फिर से उसको हमको बनाना पड़ेगा, ताकि जो एकदम परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी जिसमें है, जिसके कारण आ रहा है, वो वेरिएबल्स को हमको हटाना पड़ेगा। दूसरा है इन केस ऑफ नियर और हाई मल्टीपल। तो परफेक्ट नहीं है लेकिन नियर और हाई मल्टीकुलरिटी है। उस केस में क्या होगा कि ऑल्दो ब्लू, ठीक है, जो एस्टिमेट्स होगा, है ना, बीटास जो होगा, है ना, वो क्या होगा? ब्लू होगा। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। ठीक है। द ओएलएस एस्टिमेट हैज लार्ज वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस। तो एस्टिमेशन प्रॉब्लम होगा, लेकिन वहां पर वो ब्लू ही रहेगा। तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ही रहेगा। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लार्ज वेरिएंस है इसके कारण। उसके कारण जो है, हम जो है जीरो नल हाइपोथेसिस जो है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट नहीं करेंगे। और टी रेशियो जो होगा वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। और तुम्हारा जो है टी रेशियो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है और आर स्क्वायर हाई। ठीक है। तो आर स्क्वायर हाई है, टी रेशियो इनसिग्निफिकेंट है, वो कुछ नहीं बता रहा है। आर स्क्वायर हाई तो बोल रहा है कि पूरा एक्सप्लेन कर रहा है ना। एक्स जो है वाई को, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन फिर उसको इनसिग्निफिकेंट भी आ रहा है टी रेशियो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम, और द प्रॉब्लम इज मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है। तो ओएलएस एस्टिमेटर एंड देयर स्टैंडर्ड एरर कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस, और थोड़ा सा भी चेंजमेंट होगा तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएगा ओएलएस एस्टिमेटर। ठीक है। तो ये उसका कंसिक्वेंसेस होगा। इसमें क्वेश्चन देखो आया था पास्ट ईयर में, व्हाट आर द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकुलरिटी इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड, सीएलआर। ठीक है। तो अब इसमें बोला कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, अभी तुरंत हम लोग पढ़े। तो क्या होगा? R स्क्वायर द ओवरऑल मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ इट वेरी हाई, यस। ओएलएस एस्टिमेट
आर नॉट ब्लू, नहीं ऑल ब्लू है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। ओएलएस एस्टिमेट हैव स्मॉल वेरिएंस, नहीं लार्ज वेरिएंस होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। टी रेशियो ऑफ वन और मोर कोफिशिएंट्स इन स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल राइट है, अभी हम लोग पढ़े। एंड द ओएलएस एस्टिमेटर एंड देयर स्टैंडर्ड एरर आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन डाटा, बिल्कुल सही। तो ये तीन सही है, दो रॉन्ग है। तो ए डी ई जिसमें ऑप्शन में होगा, जो वन ऑप्शन आईडी 1883 में ए डी, ये यही राइट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। तो तुम लोगों का बेसिक बुक गुजराती है, वहीं से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। फिर देखो दूसरा है, एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट, हाई बट नॉट परफेक्ट, है ना, परफेक्ट में तो कुछ होता ही नहीं, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। मे रिजल्ट इन फॉर्म, क्या क्या होगा इसमें, हाई कॉन्फिडेंस, एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेप्ट तो मतलब नॉट पूछ रहा है तुमसे, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, हाई आर आर स्क्वायर ये भी होता है, ऑल एस्टिमेट्स आर ब्लू ये भी होता है, केवल ये नहीं होता है। ठीक है। तो हमको आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि पूछ रहा है कि एक्सेप्ट सब होगा, एक्सेप्ट जो नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वो पूछ रहा है, तो एक्सेप्ट का मतलब नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। फिर मल्टीकोलिनिटी का रिमेडी क्या है, तो पहला तो है कि डू नथिंग। मल्टीकोलिनिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो ब्लू ही दे रहा है हमको, केवल कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा हो जा रहा है वेरिएंस बड़ा होने के कारण। ठीक है। तो पहला तो बोलता है कि कुछ मत करो। फिर बाकी जो दूसरा है कि रूल ऑफ थंब प्रोसीड्योर, इसमें जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रायरी इंफॉर्मेशन। दूसरा है कंबाइनिंग क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा को अगर हम लोग करेंगे तो ड्रॉपिंग, जो वेरिएबल के कारण जो मल्टीकोलिनियरिटी है उसको ड्रॉप कर दें, या स्पेसिफिकेशन बायस्ड है उसको हटा दें, है ना, तो ये करें। वेरिएबल को ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल कर दें। एडिशनल और न्यू डेटा लेके आए, लॉन्गर रन ऑफ डेटा लेके आ जाए, मेरे पास 100 है सैंपल, तो हम 200 कर ले, 500 कर ले, है ना, उस टाइप का। और रिड्यूसिंग द कोलिनियरिटी इन पॉलिनोमियल रिग्रेशन, तो जो है पॉलिनोमियल रिग्रेशन में जो है हम लोग जो है कोलिनियरिटी को रिड्यूस करें। ठीक है। और अदर मेथड है जिसमें जो है फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और रिच रिग्रेशन, ये सब हम लोग यूज करके जो है मल्टीकोलिनियरिटी को हटा सकते हैं। ठीक है। तो इनका नाम याद रखने की जरूरत है, अंदर में क्या हो रहा है जरूरी नहीं है, नाम याद रखने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिमेडी फॉर मल्टीकोलिनियरिटी, तो मल्टीकोलिनियरिटी का रिमेडी कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है तुमसे, है ना। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यस, हम लोग कर सकते हैं मल्टीकोलिनियरिटी हटाने के लिए। ड्रॉप और वन ऑफ द कोलिनियर, यस बिल्कुल ये काम करते हैं हम लोग, ड्रॉपिंग द वेरिएबल। यूज द लॉन्गर रन ऑफ डेटा, यस, हम लोग बोले थे डेटा का साइज बढ़ा देंगे तो हम लोग को हो जाएगा। टेकिंग लॉग ये नहीं होता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें कोई ज्यादा है ना, बहुत ही कम जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का जो है, कि जिसमें तुमको घुमा कर पूछेगा, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट होता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि हम लोगों का जो है, हम लोग डिस्टरबेंस टर्म को जो है एज्यूम करते हैं, है ना, कि वो होमोस्केडास्टिक होगा। होमोस्केडास्टिक का मतलब होता है कि उसका वेरिएंस कांस्टेंट हो, है ना, तो कांस्टेंट वेरिएंस, सेम वेरिएंस यही होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ई यू वाई स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा स्क्वायर, सबके लिए वही होगा कि अगर U1 है तो उसका भी सिग्मा स्क्वायर होगा, U2 है तो भी उसका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सेम होगा। U3 का भी सिग्मा स्क्वायर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना, U1 का मान लो सिग्मा 1 स्क्वायर है और U2 का अगर मान लो सिग्मा 2 स्क्वायर है, अगर ऐसा आ रहा है तब हेटेरोस्केडास्टिसिटी तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोफिशिएंट एस्टिमेट जो होगा, है ना, उसमें अगर ओएलएस हम लोग लगाएंगे तो वो अनबायस्ड होगा। तो ये इसमें जो है अनबायस्ड में प्रॉपर्टी को नहीं हटाता, अनबायस्ड ही होगा। और ओएलएस एफिशिएंट डज नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस, लेकिन मिनिमम वेरिएंस नहीं होगा, वो जितना भी एस्टिमेशन है ना,
उन सब में जो है ओएलएस मिनिमम नहीं होगा। हो सकता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला का उससे ज्यादा कम हो, ठीक है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर का उससे कम है ना, तो उन लोग का कम हो सकता है, तो ओएलएस जो है सबसे मिनिमम वेरिएंस वाला नहीं रह जाएगा। तो देयरफॉर दे आर इनएफिशिएंट इन स्मॉल, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट, तो ये क्या होगा, अनबायस्ड एंड इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो वन कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ पैरामीटर, कैन नॉट अप्लाई, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग लगा नहीं पाएंगे। सिंस वेरिएंस इज वेरी लार्ज, इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और क्वांटिटी, तो किसी तरह का टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बड़ा हो जाएगा। प्रिडिक्शन बेस्ड क्या होगा, इनएफिशिएंट। तो क्या बोलता है कि ओएलएस अप्लाइड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ हेटेरोस्क्राइटी विल अंडर एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट, तो उसको जो है स्लोप कोफिशिएंट का जो वेरिएंस है उसको अंडर एस्टिमेट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट। तो देखो कि व्हाट वुड बी द consequences ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर इफ हेटेरोस्केडासिटी इज प्रेजेंट इन ए रिग्रेशन मॉडल बट इग्नोर, तो हम इग्नोर कर दिए, है ना, और ओएलएस लगा दिए, तो क्या होगा, इट विल बी बायस्ड, नो, इट विल बी अनबायस्ड, इट विल बी अन इनकंसिस्टेंट, नो, इट विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना, इट विल बी इनएफिशिएंट, क्या होगा, इनएफिशिएंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट, ठीक है। फिर देखो, इफ द डिस्टर्बेंट टर्म इज हेटेरोस्केडास्टिक, which one of the responses based on given statement is true? OLS estimate are biased, biased नहीं होता है, unbiased होता है। OLS estimate do not have minimum variance property, बिल्कुल सही है। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन ओएलएस में इनएक्यूरेट, ये भी बिल्कुल बोल रहा है। ओएलएस एस्टिमेट आर इनकंसिस्टेंट, नो, इनएफिशिएंट होता है, इनकंसिस्टेंट नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी, ठीक है। अब हेट्रोस्केडासिटी अगर प्रेजेंट है तो उसका रिमेडी क्या होगा, ठीक है। तो हेट्रोस्क्राइटी रहता है तो वो अनबायस्डनेस को प्रॉपर्टी को नहीं हटा पाता, है ना, और कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को भी नहीं खराब करता है, मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, अनबायस्ड रहेगा, लेवल केवल होता है इनएफिशिएंट, केवल क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, वाइट हेट्रोस्केडासिटी कंसिस्टेंट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कर सकते हैं, और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉग इसमें यूज कर सकते हैं, मल्टीकुलरिटी में लॉग नहीं था, क्वेश्चन आया था कि लॉग यूज करते हैं, मल्टीकुलरिटी में नहीं, हेट्रोस्केडासिटी में कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हम क्या बोलता है कि इसमें हम लोग का एक एजम्पशन है, जो यहाँ एजम्पशन 5 लिखा है, मतलब गुजराती बुक के हिसाब से, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस टर्म इज वर्क पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म ऑफ अनदर पीरियड, तो एक टर्म का जो तुम्हारा एक पीरियड का डिस्टर्बेंस टर्म दूसरे पीरियड के डिस्टर्बेंस टर्म से जो है कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई यू जे ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं जीरो होता, एक रिलेट कर गया, मतलब एक टर्म का एक टाइम का जो डिस्टर्बेंस टर्म दूसरे पीरियड से रिलेट कर गया, तब तब जो है तुमको ऑटोपोलेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जो उसके कारण क्या होगा, मतलब डिस्टर्बेंस टर्म आज दूसरा से जुड़ा हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, तब क्या होगा, तब ओएलएस एस्टिमेट जो है क्या होगा, वो भी अनबायस्ड होगा, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेट आर अंडर एस्टिमेट और इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो जैसा हेट्रोस्केडासिटी में उसी तरह सेम इसमें होगा, अनबायस्ड और इनएफिशिएंट, ठीक है। द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर नेसेसरी वाइडेन एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आर लेस पावरफुल, सेम। Though the OAS estimate are unbiased, they are likely to give disturbed picture of true population value in the particular sample. तो इसमें दोनों में एक ही बात कर रहा है, हेट्रोस्केडासी और ऑटोक्लेशन में ओएलएस estimated as linear, unbiased and asymptotically normally distributed, but no longer have a minimum, तो मिनिमम वेरिएंस नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसके कारण जो है वो नॉट एफिशिएंट रहेगा, ठीक है। पुट दे आर नॉट ब्लू, वो ब्लू नहीं रहेगा, तो जो उसके कारण क्या होगा, टी एफ और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना, आर ओएलएस एस्टिमेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अगर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है तो क्या सच है? द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर लीनियर, यस लीनियर है। द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर अनबायस्ड, यस अनबायस्ड होगा। द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर बायस्ड, नो। द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर कंसिस्टेंट, यस। द एस्टिमेट कोफिशिएंट आर एफिशिएंट, नो। तो इसमें क्या होगा? ए बी डी। ए बी डी कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का रिमेडी क्या है? तो जीएलएस, है ना। तो हेट्रोस्केडासिटी का भी है यही जीएलएस, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, और तुम्हारा जो ऑटो कोरिलेशन का भी। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट डिफरेंस मेथड, और एक है रो बेस्ड ऑन डरविन वाटसन डी स्टैटिस्टिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद से उसको उससे रो निकाल लेंगे। ठीक है। और कोचरन और कुछ इटरेटिव मेथड, इसके चार जो है रेमेडी। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विल नॉट सुटेबल फॉर डीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा किसके लिए सुटेबल नहीं है? ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडासिटी, मल्टीकोलिनिटी, एरर सिंपल। तो हमको पता है कि जेएलएस जो है दोनों के लिए लगता है, ऑटो कोरिलेशन के लिए भी लगता है और हेटेरोस्केडासिटी के लिए भी लगता है, दोनों के लिए। नॉट सुटेबल किसके लिए होगा? तो मल्टीकोलिनिटी के लिए और एरर वेरिएबल के लिए। तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी, थ्री। ठीक है। फिर जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड इज सुटेबल, यहाँ बोल रहा है सुटेबल किसके लिए होता है? ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन के लिए होगा, हेटेरोस्केडासिटी के लिए होगा, मेजरमेंट इन एरर और मल्टीकुलरिटी के लिए नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू एंड फोर, थर्ड। ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एक एजम्पशन हम लोग का ये रहता है कि यूआई और एक्सआई के बीच में ना कोई संबंध नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब है कि साइमल अगर ये संबंध हो जाए, है ना, तो वो तुम्हारा जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस क्रिएट करता है। और उसके कारण जो है तुम्हारा जो है ये मतलब इंडोजिनिटी साइमल्टेनिटी अगर मान लो प्रेजेंट है ना, तो तुमको जो है वहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड होगा। ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब बायस होगा तो उसके लिए क्या होगा? द पहले तो हम लोग जो है पैरामीटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा क्या है कि उसका एस्टिमेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो हम लोग मेथड जानते हैं ओएलएस से उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्योंकि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि अगर ओएलएस लगा दिए तो उसमें क्या होगा? बायस्ड और इनकंसिस्टेंट है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रेजेंट होगा, है ना, और उसमें अगर हम ओएलएस लगा दें तो पहले तो क्या होगा? उनको बायस्ड और इनकंसिस्टेंट एस्टिमेट्स मिलेगा। प्रॉब्लम ये होता है साइमल्टेनिटी का, मतलब जो इंडोजिनिटी और साइमल्टेनिटी का, उसका प्रॉब्लम का में क्या होगा कि तुम पैरामीटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप का, और एस्टिमेट का जो है नॉर्मल प्रोसीड्यूर से नहीं कर पाओगे। उसके लिए कुछ स्पेशल लगाना पड़ेगा। तो उस स्पेशल में एस्टिमेट करने का प्रोसेस में अब साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ना वो क्या बताता है तुम्हारा कि टू वे रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। एक दूसरे को कॉज कर रहा है, दूसरा पहले को कॉज कर रहा है, ऐसा रिलेशनशिप, है ना। डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस डिमांड पे डिपेंड करता है, इस टाइप का रिलेशनशिप। कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है ना, तुम्हारा जो करता ही है। और फिर कभी ये जो है इनकम जो होगा उसी पर कंजम्पशन करता है। तो ये दोनों आपस में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो इस तरह का जो हम लोग को सिचुएशन अगर आ रहा है तो हम ओएलएस लगा नहीं सकते। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला मेथड जो होता है उसमें अलग अलग है। तो हो सकता है तीन चार पाँच दस इतना सारा इक्वेशन हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला उसको एस्टिमेट करने का तरीका जो होता है, एक होता है इक्वेशन बाइज, अलग अलग एक एक इक्वेशन को किए। ठीक है। तो मान लो मेरे पास तीन इक्वेशन है, तो वन टू थ्री। ठीक है। तो एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया, दूसरा को किया, तीसरा को किया, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल इक्वेशन। अब तीनों को एक साथ एस्टिमेट करेंगे, है ना, तो इसको सिस्टम मेथड कहते हैं, है ना, पूरा का एक साथ ही करते हैं, तो इसके जितने भी पैरामीटर्स को एक साथ। तो एक एक इक्वेशन में करते हैं। तो पहला जो है सिंगल इक्वेशन मेथड में, उसमें हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव मॉडल। ठीक है। रिकर्सिव मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ऐसा अरेंज करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है। कि तुम्हारा जो है मान लो मेरे पास है कि y1 y2 y3,
तो यहाँ इसके कारण जो है तुम्हारा जो y1 के कारण मान लो यहाँ पर y2 इजिकल टू y1 समथिंग, ठीक है। तो इसके कारण जो है मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन में बायस्ड आ रहा है। तो भी इस पहला इक्वेशन को अरेंज किया जिसमें y1 होगा ही सिर्फ, उससे y1 का वैल्यू निकाल ली, और उस वैल्यू को निकाल के y1 हैट को यहाँ पर y1 हैट सेकेंड में पुट कर दिए, उससे हमको फिर y2 हैट मिल गया। फिर इक्वेशन 3 में y1 हैट और y2 हैट का वैल्यू डाल दिया। ऐसा करके जो है एक ट्रायंगुलर जो है हम लोग का तैयार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव मॉडल, ठीक। तो वैसा बनाता है, तो उसमें केस में क्या होगा, फिर एक एक इक्वेशन पे हम लोग जो है लगा सकते हैं तुम्हारा ओएलएस, और उससे जो है हम लोगों का जो है वो जो बायस्ड और इनकंसिस्टेंट हो रहा था वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट आ रहा है। तो ये हुआ सेपरेट इक्वेशन एप्लीकेशन टू ओएलएस इन ईच इक्वेशन। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विथ एरर टर्म इन अदर टर्म। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें नहीं, जिस इक्वेशन में हो रहा है उसमें जो है एरर टर्म से नहीं कोरिलेटेड है, लेकिन दूसरे किसी इक्वेशन में कोरिलेट हो सकता है। तो ये दोनों ही इसका प्रॉपर्टी। दूसरा मेथड होता है इसको इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। ये कब लगता है कि अगर हम जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो। तो तीन तरह का चीज होता है, एक होता है मॉडल्स आर अनआइडेंटिफाइड। तो अगर अनआइडेंटिफाइड होगा या अंडर आइडेंटिफाइड होगा तो उस केस में हम लोग ऐसे एस्टिमेशन कर ही नहीं सकते। तो एस्टिमेशन किसका होगा, या तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगा या ओवर आइडेंटिफाइड। तो अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तब लगता है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर। तो इसमें जो है दो रिजल्ट आता है। जो पहले हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर में, कि जो मेरा स्ट्रक्चरल मॉडल है, जो ओरिजिनल मॉडल जो डेफिनेशन हमको से मिला है, उसको पहले हम लोग रिड्यूस फॉर्म में चेंज करते हैं, और रिड्यूस फॉर्म्स के जो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, और फिर रिड्यूस फॉर्म का जो पैरामीटर है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म के पैरामीटर से मिलके बना होता है। तो उससे फिर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म के जो है पैरामीटर्स को करते हैं। तो इसलिए जो है, जो अगर हम लोग उसको ऐसा किए तो पहला रिग्रेशन जिसमें हम लोग रिड्यूस फॉर्म में लगाएंगे, तो उससे जो मिलेगा हमको, है ना, रिड्यूस फॉर्म का जो पैरामीटर्स होगा वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट होगा। लेकिन रिड्यूस फॉर्म से जब हम स्ट्रक्चरल जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट को निकालेंगे, तो वो क्या होगा, बायस्ड और कंसिस्टेंट हो। इन इन जनरल तुम आईएलएस भी लगा रहे हो, है ना, तो भी स्ट्रक्चरल फॉर्म जिसका ही हम स्ट्रक्चरल फॉर्म का ही जो कोफिशिएंट है उसी को हम लोग जानना चाहते हैं, वो जो है वो बायस्ड होगा लेकिन इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इन जनरल जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जो है वो पूरा फुल्ली एफिशिएंट एस्टिमेट्स नहीं दे पाता है हमको, क्योंकि बायसनेस तो है ही उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड है जो सिंगल इक्वेशन मेथड का, उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ जो तरीका है इसको टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं। इसको हेल और बायसमैन ने दिया था, इसको 2SLS बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल सैंपल के लिए ये बायस्ड होगा, और लार्ज जैसे ही सैंपल साइज बढ़ाएंगे, मतलब एसिम्प्टोटिकली जो है वो तुम्हारा बायस्ड जीरो हो जाएगा 10 के अंदर। तो और ये जो है एसिम्प्टोटिकली एफिशिएंट भी है। तो जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो ये एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, ये भी सिंगल इक्वेशन मेथड है। इक्वेशन जब ओवर, ये भी जब यूज होता है जब तुम्हारा टू एस एल एस जब ओवर आइडेंटिफाइड या जस्ट आइडेंटिफाइड हो। ये ओवर आइडेंटिफाइड हो तभी यूज होता है तुम्हारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इससे भी जो है बायस्ड फॉर स्मॉल सैंपल्स बट कंसिस्टेंट है। तो सब में बायसनेस है, तुम कुछ भी यूज करो बायसनेस है ना। इसमें तो तुम लार्ज सैंपल में जाके बायस जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो बायस जो लार्ज सैंपल में जाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा बायस में। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि ये सब जो है डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है वो डिफिकल्ट मेथड है, इसलिए हम लोग ओएलएस किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ओएलएस इज इजी, है ना। उसके बाद एक और तरीका जो है मिक्स्ड एस्टिमेशन, ठीक है। उसके बाद सिस्टम मेथड। सिस्टम मेथड में फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। इससे जो मिलेगा स्मॉल सैंपल्स के लिए एस्टिमेट्स बायस रहेगा, लार्ज सैंपल में फिर वो बायसनेस खत्म हो जाएगा। और एक और जो है सिस्टम मेथड में, इसको ओवर आइडेंटिफाई सिस्टम में ही लगता है तुमको।
इसमें क्या होगा, एस्टिमेट आर बायस्ड बट इनकंसिस्टेंट। बायस्ड है लेकिन कंसिस्टेंट होगा, और ये ज्यादा एफिशिएंट है 2SLS। ठीक है, तो ये तरीका है तुम्हारा जो है मॉडल को एस्टिमेट्स करने के लिए, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड है तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज ए सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है? वेलेस मेथड नहीं, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड नहीं, टू स्टेट लीस्ट स्क्वायर यस, फुल इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स लैटिन यस। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। ठीक है। Indirect least square method of estimation is applied to the equation of a simultaneous equation system. The estimates are so often used. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम तुमको दो बात बताए थे। एक होता है कि रिड्यूस फॉर्म का पैरामीटर जो है वो क्या होता है तुम्हारा, बा जो है बायस्ड जो होता है, अनबायस्ड, और तुम्हारा जो है कंसिस्टेंट होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म का जो है वो बायस्ड और तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर कौन सा पूछे, नहीं, तो ये पूछ रहा है साइमल्टेनियस सिस्टम का, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म का ही पूछा। अगर रिड्यूस फॉर्म का पूछना होता तो यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म लिख देते। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन का ही पूछ रहा है, तो उसके बेस में आंसर होगा बायस्ड एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर टू। फिर एक को यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग ए ट्रायंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम। जो पहला वाला बताया ट्रायंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम, दो पैरामीटर्स कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग द सेपरेट ओएलएस। यस, सेपरेट ओएलएस एक एक रजिस्टर में लगा के कर सकते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म्स इन द अदर। यस, ये भी सही है। द एप्लीकेशन ऑफ टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर वुड लीड टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेशन। तो उसमें अगर हम 2SLS लगा देंगे तुम्हारा इसमें, तो ये अनबायस्ड जो होगा, और इसमें लगाना ही नहीं क्यों, क्योंकि अगर हमको एलएस लग रहा है तो अगर लगाएंगे तो हमको अनबायस्ड तो मिलेगा लेकिन इनएफिशिएंट मिलेगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विथ एरर टर्म इन द इक्वेशन इन विच वे दे अपीयर। तो ये जिस इक्वेशन में अगर अपीयर कर रहा है उसी में कोरिलेटेड हो जाएगा, तो फिर तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस का तो हम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। तो ये वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ABC। ज्यादा करेक्ट ये दोनों है, लेकिन अगर मान लो इसमें पूछ दिया, जैसे एक बार पूछ दिया था, ठीक है, ज्यादातर यही दोनों के बारे में पूछा, ऊपर वाला, कि द पैरामीटर कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ पहले टू ईच इक्वेशन। यस, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन द अदर इक्वेशन। तो अदर इक्वेशन में हो सकता है, लेकिन जिस इक्वेशन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं ओलेस लगा रहे हैं उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये टू, फिर भी अगर जबरदस्ती करके हम रिकर्सिव में सजाने के बावजूद भी 2SLS लगा दें, तब क्या होगा, हमको अनबायस्ड तो मिलेगा लेकिन इनएफिशिएंट। ठीक, तो आंसर इसका 3 होगा। तो यही था तुम्हारा जो डिफरेंट जो है तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज और रेमेडी, अगर तुम्हारा जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के तुम्हारा जो है एजम्पशंस को वायलेट करता है तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे लेके आएंगे जो शॉर्ट में ही जो तुम्हारा रिवीजन सीरीज का है। ठीक है, थैंक यू।